अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, यानी सतही तनाव पर असरअंदाज होने वाले अवामिल। आप याद रखिए, दो तरह के अवामिल हैं जो सतही तनाव पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। उनमें से एक है इम्प्यूरिटी, मतलब मिलावट। तो आप देखिए, सबसे पहले जिस चीज़ को हमको डिस्कस करना है वो है इम्प्यूरिटी का इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटी ऑन सरफेस टेंशन, मतलब मिलावट का असर। तो आप देखिए, मिलावट जो है, जब हम किसी सयाल में, मतलब किसी माए में आमतौर पर हम कोई मिलावट मिलाते हैं, तो उसमें मिलावट के मिलाने की वजह से सतही तनाव की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, जैसे तीन तरह की मिलावटें आमतौर पर पाई जाती हैं। नंबर 1, हाईली सोल्यूबल। ओके, हाईली सोल्यूबल मतलब जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हल पजीर हो। इसके बाद दूसरा स्पेरिंगली सोल्यूबल, और तीसरा होता है नॉन सोल्यूबल, मतलब ना मिलने वाले। ओके, हल ना होने वाले। तो इसको इनसोल्यूबल भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये तीनों का इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है सतही तनाव के ऊपर। जब हम किसी लिक्विड में कोई हाईली सोल्यूबल इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो उसकी वजह से सतही तनाव की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी जो है, अगर आप खालिस पानी में नमक मिलाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर आप सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो वो हाईली सोल्यूबल है पानी के अंदर, तो उसके मिलाने की वजह से सतही तनाव जो है वो बढ़ जाएगा। यानी जो सॉल्यूशन तैयार होगा, आप देखेंगे कि उसका सतही तनाव बढ़ गया है। ओके, उसी तरह से स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब थोड़ा थोड़ा हल पजीर। तो अगर आपने कोई लिक्विड लिए, जैसे पानी लिए, और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आप मिला रहे हो जो उसके अंदर स्पेरिंगली सोल्यूबल है, मतलब थोड़ा बहुत हल पजीर है, थोड़ा थोड़ा वो हल हो रहा है उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा उसके अंदर वो घुल जाता है, मिल जाता है, तो ऐसे टाइम पर जो सतही तनाव होगा सॉल्यूशन का वो कम हो जाएगा। ओके, यानी इस केस के अंदर सतही तनाव कम होने वाला है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है डिटर्जेंट पाउडर की। आप देखिए, अगर आप पानी में डिटर्जेंट पाउडर अगर मिला देते हैं तो उसकी वजह से जो सॉल्यूशन जो बनेगा, यानी जो डिटर्जेंट पाउडर का जो सॉल्यूशन तैयार होगा पानी के अंदर, उसका सतही तनाव कम होगा। उसी तरह से नॉन सोल्यूबल अगर आप कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसकी वजह से भी सतही तनाव जो है वो एकदम डाउन हो जाता है। जैसे इसकी एक बेस्ट एग्जांपल आप ऐसा ले सकते हैं कि अगर मान लो मर्क्यूरी जो है, उसमें अगर धूल के ज़रात मिल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स अगर उसमें मिल जाते हैं, तो मर्क्यूरी का सतही तनाव कम हो जाता है, और इस हद तक कम हो जाता है कि उसका जो बूंद जो रहेगा, यानी मर्क्यूरी का जो बूंद रहेगा, वो स्फेरिकल शेप इख्तियार नहीं कर पाता, बल्कि वो थोड़ा सा ओवल जैसा बन जाता है। ओके, तो ये जो चीज़ है, ये है सतही तनाव के ऊपर इम्प्यूरिटी का असर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ध्यान में आ गया होगा। ओके, तो हमने दो बातें देखे। सतही तनाव में अगर हम हाईली सोल्यूबल अगर कोई इम्प्यूरिटी मिलाते हैं तो सतही तनाव बढ़ जाता है। अगर हम स्पेरिंगली सोल्यूबल अगर चीज़ मिलाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी हल पजीर, यानी जुज़वी तौर पर अगर हल पजीर कोई लिक्विड, कोई मिलावट अगर मिलाते हैं, तो सतही तनाव जो है वो डाउन हो जाता है। ऐसे अगर हम कोई ऐसी इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जो इनसोल्यूबल हो, मतलब जो हल पजीर ना हो, ओके, जो हल पजीर ना हो, तो भी सतही तनाव जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये था हमारा पहला फैक्टर, यानी इम्प्यूरिटी। आइए अब हम देखते हैं कि दूसरा फैक्टर क्या है। सतही तनाव पर असरअंदाज होने वाला जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमको पढ़ना है वो है टेम्परेचर। ओके, उर्दू में हम इसे कहेंगे दर्जे हरारत, यानी दर्जे हरारत की वजह से भी सतही तनाव के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। अब यहाँ पर आप याद रखिए, दुनिया में जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें से यूँ समझ लो आपके 99% लिक्विड्स में एक ख़ास बात ये होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सतही तनाव जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता। यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाओ
और सतही तनाव कम होता जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, अब आप देखिए, ये मैंने आपको बताया कि 99% लिक्विड्स की ऐसी बात है, लेकिन कुछ लिक्विड दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनका मामला इसका एकदम उल्टा होता है। यानी सतही तनाव की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ऐसे लिक्विड जो हैं वो कम से कम 2 एग्जाम्पल्स तो आपने ध्यान में रखना चाहिए। उनमें से एक है मोल्टन कॉपर, मतलब पिघला हुआ तांबा। तो अगर पिघला हुआ तांबा अगर आप लेते हैं और उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे पिघले हुए तांबे का यानी मोल्टन कॉपर का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका सतही तनाव भी बढ़ेगा। ऐसे ही दूसरी एग्जांपल आप ये भी ध्यान में रखिए, मोल्टन कैडमियम। तो मोल्टन कैडमियम जो है यानी पिघला हुआ कैडमियम जो होता है, तो इसका भी मामला सेम वैसे ही है। जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका सतही तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, अब आप ये तो हो गई 2 स्पेशलिटीज़ यानी 2 स्पेशल केसेस। अब हम यहाँ पर जनरल लिक्विड्स की बात करेंगे कि सतही तनाव जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इसका एक ग्राफिकल वे में अगर इसको बनाना चाहें तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि मान लो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सतही तनाव सरफेस टेंशन और यहाँ मैं ले लेता हूँ टेम्परेचर। ओके, दर्जा हरारत। तो यहाँ आप याद रखिए कि मान लो ये वाला जो पॉइंट है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तो मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी ये वाला पॉइंट। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा उस वक्त सतही तनाव जो है वो सबसे ज़्यादा कीमत बताएगा। तो हम उसको यहाँ इस जगह पे ले लेते हैं, मैं उसका नाम रख देता हूँ T⁻0। ओके, और अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सतही तनाव कम होते जाएगा। इसका मतलब उसका जो ग्राफ है वो लगातार ऐसे डाउन में जाएगा। तो यहां से इसका ग्राफ ऐसे जाएगा इस अंदाज में। अब आप देखिए इस पॉइंट पर, यहां ये एक ऐसा पॉइंट हमको मिला जहां पर सतही तनाव जो है उसकी कीमत 0 हो गई। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं सतही तनाव को ST लिख देता हूं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू 0 इस जगह पर। ये वाला जो टेम्परेचर है हम इसका एक नाम रख देते हैं, इसको हम T⁻, या फिर इसको कोई और नाम दिया जा सकता है। मान लो कि मैं इसका नाम रख देता हूँ θC डिग्री सेल्सियस, C फॉर क्रिटिकल। आप याद रखिए ये जो टेम्परेचर हमको मिला यहाँ पर θC जो टेम्परेचर है ये एक बहुत ही स्पेशल टेम्परेचर है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे, फाजिल दर्जा हरारत कहेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड बिकम्स 0। यानी फाजिल दर्जा हरारत एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा दर्जा हरारत होता है जिस पर सतही तनाव की कीमत 0 हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर सतही तनाव आज़म है और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सतही तनाव 0 हो जाता है। ओके, अब अगर हमको इन बिटवीन की अगर वैल्यू मालूम करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको देखना है कि θ डिग्री सेल्सियस यानी एक पर्टिकुलर कोई एक टेम्परेचर है, ये वाला टेम्परेचर यानी ये θ डिग्री सेल्सियस है मान लो टेम्परेचर, तो इसके लिए ये सतही तनाव क्या होगा। ओके, अगर ये हमसे सवाल अगर हम करते हैं तो क्योंकि ये जो ग्राफ हमको लीनियर ग्राफ दिख रहा है इसलिए जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी इक्वेशन बहुत ही ख़ास इक्वेशन बनेगी। इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन सकती है, θ इज इक्वल टू मतलब T सफिक्स में θ इज इक्वल टू T सफिक्स में 0 इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू θ। ये जो रिलेशन आप देख रहे हो T सफिक्स θ इज इक्वल टू T0 इन ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा इंटू θ, ये रिलेशन दिखाता है कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने पर सतही तनाव जो है वो डाउन होगा। आप लोग याद रखो T⁻ का मतलब है सरफेस टेंशन एट θ डिग्री सेल्सियस, T0 का मतलब है सरफेस टेंशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है, इसे आमतौर पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन कहा जाता, मतलब सतही तनाव का दर्जा हरारत का ज़रीब, यानी सतही तनाव के लिए दर्जा हरारत वाला ज़रीब भी बोल सकते हो आप लोग उसको। और θ जो है वो दिया गया टेम्परेचर है। अब इसमें यहाँ पर माइनस साइन आया, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर θ बढ़ाओगे वैसे वैसे सतही तनाव डाउन होता जाएगा। ओके, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर
हमारा सतही तनाव के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल जो हैं वो कंप्लीट हो गए। मतलब हमारा पहला जो टॉपिक था आज के लेक्चर का वो कंप्लीट हो गया। मुझे यकीन है कि आपको ये ग्राफ और साथ ही साथ ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है कि किसी भी फ्लूइड की या किसी भी माए की जो सतह होती है, जब वो किसी सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो जैसा हमने देखा था कि वो मकर नुमा या मुहद्दिब नुमा यानी कॉन्वेक्स या कॉनकेव शेप बना लेता है। तो ऐसे टाइम पर दबाव का रोल क्या होता है, यानी दबाव जो है, प्रेशर जो होता है वो कहाँ पर कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये एक लिक्विड की सतह है। ओके, ये एकदम ऐसी हमवार है सीधी। अब ये हमवार सीधी जो है तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ इसके नीचे अगर आप गौर करो तो इसके नीचे यहाँ पर लिक्विड है और इसके ऊपर यहाँ पर हवा है, एयर है, और ये सतह बिल्कुल ऐसी सीधी है। आप याद रखिए कोई भी चीज़ एकदम सीधी उसी वक्त रह सकती है जब उस पर अमल करने वाली तमाम कुव्वतें एक दूसरे के मसावी या एक दूसरे के मुखालिफ हों। ओके, तो जाहिर सी बात है ये जो सतह है इसके ऊपर से आने वाला जो दबाव होगा, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, माहौलियाती दबाव, और नीचे से इस लिक्विड के जरिए आने वाला जो दबाव होगा, ये दोनों दबाव एक दूसरे से इक्वल होंगे। ओके, तो अगर ये दोनों दबाव एक दूसरे से इक्वल हो जाते हैं तो सतह जो है वो बिल्कुल हमवार हो जाती है। ओके, इसे समझने के लिए अगर हम यहाँ पर दो अलग अलग नुकात अगर लेते हैं, मान लो यहाँ मैं पॉइंट ए लेता हूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट बी लेता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि नुक्ता ए पर, यानी पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो दबाव है वो बिल्कुल सेम है, इसीलिए ये लिक्विड जो है वो ऐसा सीधा सीधा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला मामला जिसके अंदर लिक्विड की जो सतह है वो बिल्कुल हमवार है। अब आप देखिए एक छोटा सा हम यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंटल अंदाज में इसको देखने की कोशिश करते हैं। मान लो कि एक सयाल, एक लिक्विड जो है उसकी सतह ऐसी सीधी सीधी है, लेकिन आपको अचानक ऐसा लगा कि यहाँ पर इस जगह पर इसकी जो सतह है वो ऐसी हो गई, इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर वो ऐसी दब गई है। अब ये दब गई है, इसका सीधा मतलब ही ये है कि इसके ऊपर से आने वाला जो दबाव है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ओके, और ये नीचे वाला जो दबाव, यहाँ पर अमल करने वाला जो दबाव होगा, डेफिनेटली वो कम पड़ गया होगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर मैं पॉइंट ए लेता हूँ और उस दबाव का नाम पी ए रख देते हैं, और यहाँ पर मैं पॉइंट बी लेता हूँ और इस दबाव का नाम अगर मैं पी बी रख देता हूँ, तो क्लियर कट देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सतह नीचे की जानिब दबी है, मतलब ऊपर वाला दबाव ज़्यादा है। और अगर ऊपर वाला दबाव ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी। ओके, अब आप देखिए ये जो सतह जो तैयार हुई, तो ये मकरनुमा सतह तैयार हुई है ऊपर से देखने पर। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये मकरनुमा यानी गड्ढा जैसा, कॉनकेव जैसा बना है। तो कॉनकेव जैसी अंदाज में अगर कोई चीज़ तैयार होती है तो उसके ऊपर वाला दबाव ज़्यादा होता है उसके नीचे वाले दबाव के बनिस्बत। ओके, तो ये था हमारा आज का केस नंबर 2। अब हम चलते हैं तीसरे केस पर। अब आप देखिए तीसरा जो केस है उसके अंदर हम एक बार फिर ऐसा इमेजिन करते हैं कि मान लो ये लिक्विड की सतह है। ओके, अगर ये हमवार है तो इसका मतलब होगा कि ऊपर वाला दबाव और नीचे वाला दबाव सेम है। लेकिन सपोज करो कि इसने अचानक इस जगह पर इसका शेप कुछ ऐसा हो गया। अगर इसका शेप ऐसा हो जाता है, यानी इसमें ऐसा ऊपर की जानिब उभार बन गया, तो ऊपर की जानिब उभार उसी वक्त बनेगा जब नीचे से इसके ऊपर ज़्यादा दबाव अमल करेगा और ऊपर वाला दबाव कमज़ोर पड़ जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पर अगर पॉइंट ए लेते हैं और उसका दबाव अगर पी ए ले लेते हैं, और यहाँ पर पॉइंट बी लेते हैं और इसका दबाव पी बी लेते हैं, तो कन्फर्म हो जाएगा कि पी बी ग्रेटर देन पी ए होगा। मतलब इस मर्तबा नीचे से अमल करने वाला जो दबाव है वो ज़्यादा होगा ऊपर से अमल करने वाले दबाव के मुकाबले में। ओके, अब आप देखिए ये वाली जो सतह है, जब आप इसको नीचे से देखेंगे तो नीचे से देखने पर ये ऐसा उभार जैसी चीज़ तैयार हो रही है, और उभार का मतलब हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर का जो दबाव है वो ज़्यादा होगा बाहर के दबाव के मुकाबले में। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग जो केसेस हैं उनको
समझ सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा जो टॉपिक है तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम यहाँ पर हमारा आज का जो तीसरा टॉपिक है वो अब हम शुरू करते हैं। हमारा तीसरा जो टॉपिक है उसमें हमको फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप या फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बबल, इस चीज़ को देखना है। ओके, अब ये फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप यानी कोई माए का जो कतरा है, या लिक्विड बबल यानी माए का कोई बुलबुला अगर है, तो वो कैसे तैयार होता है, उसके तैयार होने में क्या मैकेनिज्म होता है, तो वो हमको देखना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप या फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड बबल जो है, इसकी पूरी जो स्टडीज़ हैं वो एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लाप्लास। ओके, तो लाप्लास ने इसकी स्टडी किया था और उन्होंने ही वो इक्वेशन दिया था जिसके ज़रिए हम किसी लिक्विड ड्रॉप जो है उसके अंदर जो एक्सेसिव प्रेशर होता है उसको मालूम कर सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल को हम लाप्लास इक्वेशन भी कह सकते हैं। ओके, जनरली ये एग्ज़ाम में इसी के नाम से पूछा जाता है कि लाप्लास इक्वेशन जो है उसे आप अखज़ कीजिए। ओके, चलिए हम आज का आर्टिकल अपना जो है वो शुरू करते हैं। अब आप देखिए, लाप्लास इक्वेशन का जो डेरिवेशन है उसे करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आपके पास एक बलून है, एक गुब्बारा है, लेकिन वो एकदम ऐसा, उसमें अभी आपने हवा नहीं भरे, जब आपने उसके अंदर कोई हवा वगैरह नहीं भरे तो उस सूरत में वो बिल्कुल ऐसा पिचका हुआ सा रहेगा, एकदम चीमा हुआ सा रहेगा। ओके, लेकिन जब आप उसमें हवा भरना शुरू कर देंगे तो हवा भरने के बाद उसकी जो भी जसामत होगी, जैसे मान लीजिए कि वो अगर ऐसे दिल के शेप में है तो वो दिल का शेप इख्तियार कर लेगा, गुब्बारा जो है वो अगर कुर्रा नुमा है, एकदम गोल है, तो वो एकदम गोल बन जाएगा। ओके, तो जो भी उसका शेप होगा तो वो शेप वो इख्तियार करेगा, लेकिन कब, जब आप उस गुब्बारे के अंदर हवा भर देते हैं तो इसका सीधा एक ही मतलब ये होता है कि जब आप किसी मान लो कि यहाँ पर ये एक बलून है इस तरह से, और ये एकदम ये अपनी ओरिजिनल जसामत में इस तरह से आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसके अंदर जो गैस जो है या हवा जो है वो आपने ज़्यादा भर दिए, तब जाकर तो ये गोल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो दबाव है वो बाहर के दबाव से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इसीलिए उसने क्या किया, ये वाले दबाव ने उसको ऐसे चारों तरफ से लौटने का काम किया ताकि उसकी जो बनावट है वो पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाए। तो इस तरह से किसी भी बलून में या किसी भी गेंद वगैरह के अंदर जो गैस का जो दबाव अंदर होता है वो ज़्यादा होता है बाहर के मुकाबले में, बाहर का जो माहौलियाती दबाव है वो कमज़ोर होता है। ठीक है, अब ये वाली जो बात है ये पूरी तरह से लागू होती है किसी भी लिक्विड ड्रॉप पर या किसी भी लिक्विड बबल पर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक लिक्विड बबल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हमने ये इस तरीके से एक लिक्विड बबल या एक लिक्विड ड्रॉप तैयार किया। ओके, अब आप देखिए कि ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से जो लिक्विड ड्रॉप बनाया हूँ, ये उसका सेंटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका रेडियस है r। ठीक है, लेकिन अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी गोल कुर्रवी या कोई भी जसामत में अगर उसी वक्त आती है जब उसके अंदर का दबाव ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ का जो दबाव है वो पी आई है, आई फॉर इंटरनल। ओके, तो पी आई का मतलब है इंटरनल प्रेशर, और ये बाहर का जो दबाव है ये पी ओ है, तो मतलब प्रेशर आउटसाइड या आउटसाइड प्रेशर। ओके, और अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि ये वाला दबाव ज़्यादा होना चाहिए इसके मुकाबले में ताकि वो पूरा गोल बन जाए, तो ये एक कन्फर्म चीज़ है कि पी आई इज़ ग्रेटर देन पी ओ। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये दबाव ज़्यादा है और ये कम है तो हम इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं। अगर हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये डिफरेंस आ जाएगा पी आई माइनस पी ओ। ये जो नंबर हमको मिला ये होता है एक्सेसिव प्रेशर, इजाफी दबाव। ओके, और आमतौर पर हम इसे डेल्टा पी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी का मतलब है पी आई माइनस पी ओ या एक्सेसिव प्रेशर। एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, यानी इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर का इजाफी दबाव, ज़्यादा का दबाव, एक्स्ट्रा का दबाव। ओके,
ये हो गया इजाफी दबाव के ताल्लुक से। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये जो एक्सेसिव प्रेशर है, ये जो एक्स्ट्रा का जो दबाव है, इस दबाव ने इसके ऊपर अमल किया और इसको फैलाने का काम किया। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तस्वूर करते हैं कि इसकी जो सतह है वो बढ़कर इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि एक्सेसिव दबाव ने अमल किया है। इसका मतलब ये बड़ा, इसमें इजाफा होना चाहिए, तो इसमें इजाफा हुआ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और जब ये इजाफा हुआ तो अब ये इतना बड़ा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमको कंसीडर करना पड़ेगा। मान लो कि ये डेल्टा आर है। अगर हम इसको डेल्टा आर ले लेते हैं तो फिर यहाँ पर ये जो नया वाला जो स्फीयर बना है, ये जो नया ड्रॉप जो तैयार हुआ, इसका अगर मैं रेडियस निकालूंगा तो आ जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर ये इतना फासला है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इतनी डिज़ाइन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस फिगर की ज्योमेट्री को इस्तेमाल करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके रगबे पर से। देखिए, सबसे पहले ये वाला जो अंदर वाला जो रेड कलर में जो आप ड्रॉप देख रहे हो, तो मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो A1 है और ये नया जो तैयार हुआ इसका सरफेस एरिया A2 है। तो अगर मुझे यहाँ पर A1 की वैल्यू लिखना हो तो मैं बहुत सिंपल तरीके से उसको यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। मतलब जो कुर्रा होता है, तो कुर्रे का सतही रकबा जाहिर है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो A1 की कीमत कितनी आ गई? A1 इज इक्वल टू आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर नया जो कुर्रा तैयार हुआ, यानी एक्सेसिव दबाव की वजह से अंदर जो एडिशनल जो प्रेशर था उसकी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो बड़ा होने के बाद जो नया एरिया तैयार हुआ, हम उसको अगर A2 का नाम देते हैं तो हमको उसका फॉर्मूला मिलेगा 4 पाई। अब R का मतलब है रेडियस, तो रेडियस हमको बड़े वाले का लेना पड़ेगा और बड़े वाले कुर्रे का रेडियस है R प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम ने यहाँ पर पहले लिक्विड ड्रॉप लिए, अंदर का एक छोटा और फिर वो थोड़ा सा बड़ा बताकर उसका नया सरफेस एरिया जो है उसकी वैल्यू हमने निकाल लिए। ओके, समझ में आया सब लोगों को इतना? अब आप देखिए कि चेंज इन एरिया क्या हुआ, यानी इस लिक्विड ड्रॉप का जो सतही रकबा है उसमें कितनी तब्दीली पैदा हुई। तो हम उस तब्दीली को डेल्टा ए कह सकते हैं, ओके, या डी ए भी कह सकते हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेफिनेटली वो आ जाएगा A2 माइनस A1, यानी फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। बाद वाले रकबे में से इब्तिदाई रकबे को वज़ा करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम ये कीमतें ला के रख देते हैं। यह आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू A2। A2 की कीमत है 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस A1, और A1 की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किए, पहले सिंपल ज्योमेट्रिकल जो फॉर्मूले हमारे पास थे कुर्रे के सतही रकबे के, वो इस्तेमाल किए, दोनों को ला के रख दिया इसके अंदर। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं यहाँ पर इसको और आगे। अब आप देखिए, ये वाली जो टर्म है ये A है और ये वाली जो टर्म है ये B है। तो ये क्या बन गया? A प्लस B का स्क्वायर। और आपको पता है बायनोमियल एक्सपांशन का जो फॉर्मूला होता है A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, इसको अप्लाई करें। यहाँ पर यह आ जाएगा डेल्टा A इज इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट, ये 4 पाई पहले बाहर है, ओके, इसके अंदर अब R प्लस डेल्टा आर का जब आप स्क्वायर करना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R यानी A, और B का मतलब है डेल्टा आर प्लस B का स्क्वायर मतलब डेल्टा आर का स्क्वायर। यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद माइनस दूसरा जो ब्रैकेट है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं। चलिए अब ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको ओपन करते हैं। यह आ जाएगा डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया, सतही रकबे में होने वाली तब्दीली, इज इक्वल टू ये 4 पाई यहाँ अंदर आ जाएगा तो ये हो जाता 4 पाई आर स्क्वायर प्लस ये 4 पाई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पाई इंटू 2 ये हो जाएगा 8 पाई आर, तो ये आ जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर प्लस ये 4 पाई इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 4 पाई
इंटू डेल्टा आर का स्क्वायर माइनस, ओके ये पूरी टर्म यहाँ पे सॉल्व हो गई, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पर दिख रहा है 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर हमको दिख रहा है माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है 4 पाई आर स्क्वायर से माइनस 4 पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, और अगर ये दोनों कट जाते हैं तो अब हमको जो चीज़ यहाँ पर मिलेगी वो मिलेगी डेल्टा ए इज इक्वल टू, मतलब एरिया इज इक्वल टू, चेंज इन एरिया इज इक्वल टू क्या होना चाहिए इसमें, 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई इंटू डेल्टा आर स्क्वायर, और ये दो टर्म्स जो है वो कैंसिल हो गए। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर समझ लें, इसके अंदर आप देखो डेल्टा आर जो है वो रेडियस जो है स्फीयर का, यानी उस लिक्विड ड्रॉप का जो निष्कुत्र है उसमें होने वाला इजाफा है। ओके, और यहाँ पर आप याद रखिए कि ये जो इजाफा है ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डेल्टा आर जो है ये एक बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा नंबर। और जब ये बहुत ही छोटा है तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा आर का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ओके, अगर ये इस मामले में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको एक सिंपल सा एक नंबर का एक मिसाल दे देता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप ऐसा इमेजिन करो कि डेल्टा आर की कीमत 0.5 है। ओके, तो जब आप डेल्टा आर का स्क्वायर करोगे तो ये 0.5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और जब आप 0.5 का स्क्वायर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0.25। आप देख रहे हो 0.5 से भी छोटा हो गया। तो यही होता है जब आप कोई नंबर बहुत ही छोटा होता है और जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डेल्टा आर खुद ही बहुत छोटा था तो डेल्टा आर का जो स्क्वायर होगा वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाएगा कि आप उसको आसानी के साथ नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि क्योंकि डेल्टा आर बहुत छोटा है इसलिए डेल्टा आर का स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा और इसीलिए उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। मतलब ये वाली जो टर्म है 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर ये इतनी ज़्यादा छोटी है कि ये काबिल नज़रअंदाज है, ये आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं तो अब हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो है डेल्टा ए इज इक्वल टू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर, और ये प्लस में ये नंबर निगलेक्ट हो गया, मतलब 0 हो गया। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करके चेंज इन सरफेस एरिया मालूम करे, और वो चेंज इन सरफेस एरिया जो है लिक्विड ड्रॉप का या लिक्विड बबल का वो इतना आ गया। ओके, ये पूरे फॉर्मूले जो है ये सिर्फ क्योंकि हम एक सतह के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसलिए ये लिक्विड ड्रॉप के लिए बात हो रही है। ओके, लिक्विड बबल के लिए मामला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम थोड़ा उसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लिक्विड ड्रॉप की बात कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप है, यानी जो पानी का कतरा जो होता है, लिक्विड का जो कतरा होता है ये सिर्फ उसके सरफेस एरिया की तब्दीली को ज़ाहिर करेगा। ओके, अब आप देखिए कि इस फॉर्मूले पर से, मतलब ये जो डेल्टा चेंज इन सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आ गया, हम इस पर से बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुझे यहाँ पे याद आ रहा है सतही तनाव का एक फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में जिसका डेरिवेशन किए थे, वो था सतही तनाव इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए। यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू का मतलब है सरफेस एनर्जी, सतही तवानाई। आपको पता है कि सतही तनाव का सतही तवानाई के साथ में ये ताल्लुक था। तो इस डेल्टा ए को आप इधर शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए, और इस तरह से अब आप डेल्टा ए की ये वैल्यू इसमें ला के रख दो। तो जैसे आप ये वैल्यू यहाँ ला के रखेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए की जगह पर हम ये कीमत ले सकते हैं, वो आ जाएगा 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, तो इस तरीके से हम सतही तनाव
इस तरह से हम सतही तवानाई या किया गया या दरकार काम जो है वो मालूम कर सकते हैं। यानी जो लिक्विड ड्रॉप हमने तैयार किए, उस लिक्विड ड्रॉप को तैयार करने के लिए जो काम दरकार हुआ, वो काम का फॉर्मूला इतना आ गया, T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, अब आप देखिए इसमें यहाँ एक और चीज़ ध्यान में रख लो आप कि अगर यही वाला फॉर्मूला आपको लिक्विड बबल के लिए अगर करना हो तो बबल में 2 सतहें होती हैं, इसलिए यहाँ पर ये इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर ये बबल के लिए हो जाएगा। फिलहाल हम लिक्विड ड्रॉप को ही अभी पहले सॉल्व कर लेते। ओके, तो अब ये फॉर्मूला आ गया dw का, मैं इसको यहाँ ऊपर नोट डाउन करके रख देता हूँ। डेल्टा w इज इक्वल टू T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। ओके, चलिए अब हम एक और चीज़ पर चलते हैं। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि आपको पता है कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, दबाव का जो फॉर्मूला होता है, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कुव्वत और रकबे का तनासुब। ओके, इसमें से आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर जो दबाव है तो इसको हम इजाफी दबाव यानी एक्सेसिव प्रेशर के तौर पे ले लेते हैं। तो अगर इसको मैं एक्सेसिव प्रेशर के तौर पे अगर लूँगा तो ये P का मतलब हो जाएगा PI माइनस PO। तो ये PI माइनस PO मतलब एक्सेसिव प्रेशर या इजाफी दबाव इज इक्वल टू ये आएगा F अपॉन A के बराबर। अब हम एक काम कर सकते हैं, इस A को इधर शिफ्ट कर दो तो हमको यहाँ पर F का फॉर्मूला मिलेगा, यानी अमल करने वाली जो कुव्वत है उसका फॉर्मूला आ जाएगा PI माइनस PO इंटू A। ओके, तो ये फॉर्मूले के ज़रिए हम उस कुव्वत को मालूम कर सकते हैं। यानी एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है तो ये वो कुव्वत को ज़ाहिर करेगा जो उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर अमल कर रही है या उसके अंदर जो पैदा हो गई है। अब यहाँ पर ये A का मतलब है सरफेस एरिया। जाहिर सी बात है हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो हमारा लिक्विड ड्रॉप है, इसलिए A का मतलब यहाँ पर हम सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप लेंगे। तो इस तरह से अगर ये फॉर्मूले को अगर कन्वर्ट करके लिखा जाए पूरा कंप्लीट तो ऐसा आएगा PI माइनस PO इंटू इस A की जगह पर मुझे लेना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, क्योंकि हम जिस ड्रॉप की बात कर रहे हैं उसका रेडियस r है, इनिशियल या ओरिजिनल जो रेडियस है वो r है, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया होगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास जो आ गया है ये है कुव्वत का फॉर्मूला। ये वो कोहेसिव कुव्वत है जो उस लिक्विड ड्रॉप के सालमात को आपस में मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर उसको जोड़े हुए हैं। ठीक है, अब चलो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी दिख रहा है कुव्वत का, आप इस फॉर्मूले पर से किया गया काम निकाल सकते हैं, यानी किया गया काम जो है वो मालूम कर सकते हैं। आपको सबको पता है कि काम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुव्वत और हटाव का हासिल ज़रब। यहाँ जो हटाव है वो डेल्टा आर है, यानी जो इजाफा हुआ था वो डेल्टा आर का हुआ था उसके रेडियस के अंदर, इसलिए वो हटाव है। तो F इंटू डेल्टा आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा dw का। आप इसमें F की ये कीमत ला के रख दो, ये आ जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू F की ये कीमत अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू हटाव जो है वो डेल्टा आर है, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा डेल्टा आर। ओके, तो आप देखिए आपके पास किए गए काम के लिए एक फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला हमने दबाव के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अखज़ किया है। अब आपके पास 2 फॉर्मूले हो गए डेल्टा W के, ये भी डेल्टा W है यानी किया गया काम है, और ये भी डेल्टा W है किया गया काम उस लिक्विड ड्रॉप को बनाने के लिए। तो जाहिर है ये दोनों एक दूसरे से मसावी होंगे, तो हम इसकी कीमत को इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू ये आ जाएगा T इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। और अब आखिरी स्टेप, आप इस पूरे नंबर को, ये नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, जब आप इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो वो अपॉन में चले जाएगा। इसका मतलब आपको फॉर्मूला मिलेगा PI माइनस PO इज इक्वल टू
पी आई यानी इंटरनल प्रेशर माइनस पी ओ मतलब आउटसाइड प्रेशर, तो इंटरनल प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर मतलब एक्सेसिव प्रेशर, इजाफी दबाव। इजाफी दबाव इज इक्वल टू क्या आएगा, टी इंटू 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। और अब आप देखिए, अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हमको दिख रही हैं अगर उनको कट कर दिए तो हमको फाइनल फार्मूला जो मिलेगा वो मिलेगा पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पर ये 4 से ये 8 कट जाएगा तो 2 आ जाता, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल, और ये सारे लोग कैंसिल होने के बाद क्या चीज़ बचेगी, ऊपर से बचा हुआ है 2, टी के साथ में 2 आएगा और नीचे से क्या बचा है आर, इसका मतलब ये हो जाएगा 2t अपॉन आर। ओके, यानी इस तरह से हमारे पास इजाफी दबाव के लिए जो फॉर्मूला हमको मिला पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2t अपॉन आर मिला है। तो ये फॉर्मूला है इजाफी दबाव का किसी भी लिक्विड ड्रॉप में। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा कंप्लीट डेरिवेशन जो है वो समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आप देखिए, फार्मूला जो हमने अभी अख़ज़ किया था वो ये था, पी आई माइनस पी ओ इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स टी अपॉन आर। यहाँ पर टी जो है वो सरफेस टेंशन है, सतही तनाव, और आर जो है ये उस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस है। अब आप याद रखिए कि अगर इसी तरीके से अगर आपको लिक्विड बबल यानी बुलबुला जो होता है, अगर आपको उसके लिए ये फार्मूला अगर बनाना हो तो हम उसका फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, उसमें ये जो सतही तनाव है वो 2 सतहों का लेना पड़ेगा, क्योंकि बबल के अंदर 2 सतहें होती है, एक अंदरूनी सतह और एक बैरूनी सतह। तो टी जो है वो डबल हो जाएगा, और टी अगर डबल हो जाता है तो इसका मतलब 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 4t अपॉन आर। तो ये वाला जो फार्मूला है ये फार्मूला बबल के लिए है, ओके, यानी बुलबुले के वास्ते। और ऊपर वाला ये जो फार्मूला आप देख रहे हो तो ये फार्मूला लिक्विड ड्रॉप के लिए है, मतलब कतरे के लिए है, ओके। और ये इस फार्मूले का जो डेरिवेशन है तो ये बेसिकली ये बताया था लाप्लास ने, इसलिए इसे लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं। यानी ये एक्चुअली लाप्लास का एक तरह का लॉ है, यानी उसका कानून है एक्सेसिव प्रेशर के लिए जो लिक्विड ड्रॉप में तैयार होता है, ओके। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग अगला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। आज के इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ओके। अल्लाह हाफिज़।